नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की तरक्की और ज़ायरीन की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह के ताउन की फराहमी। वज़ीर आला KCR का जायजा इजलास। अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के लिए एक हफ्ते के अंदर एलामिये की इजराई। 5वीं ta 7वीं जमात में रास दाखिले। धमाकों में मुलविस गैर मुस्लिम मुल्जिमीन के साथ मरकज की रियायत अफसोसनाक। NIA के बदलते मौक़िफ़ पर बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। मजलिस की लड़ाई उन लोगों के साथ है जो 90% हिंदुस्तानियों को उनके दस्तूरी हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से यौम क़ायद मिल्लत से सदर मजलिस का खिताब। और तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी। हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 से मुतजाविज। शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हजरत जहांगीर पीरा की दरगाह में रिहायशी और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी। कैंप ऑफिस में जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में मनादिर के साथ साथ दरगाहों को भी उस वक्त की हुकूमत ने नज़रअंदाज किया था। जहांगीर पीरा दरगाह में हाजिरी के लिए हर मजहब का फर्द आता है। ऐसे दरगाह के लिए हुकूमत की तरफ से किसी भी तरह का ताउन फराहम न करना अफसोस की बात है। वज़ीर आला ने ACB डायरेक्टर AK खान और महबूब नगर की जिला कलेक्टर श्रीदेवी को दरगाह की तरक्की के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चादर और नजराना रवाना किया गया है। कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चादर और नजराने को अजमेर ले जाने के लिए अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील और वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला के हवाले किया। इससे पहले फातिहा खानी का भी एहतमाम किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, ACB के डायरेक्टर AK खान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाजमीन की तकसीम का मसला एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया है। सेक्रेटेरिएट में कमलनाथ कमेटी आंध्रा और तेलंगाना के मुलाजमीन की तकसीम का अमल शुरू करने वाली थी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले ASO और SO ने मुतालबा किया कि आंध्रा में काम करने वाले 67 ASA को तेलंगाना मुंतकिल किया जाए। तेलंगाना मुलाजमीन ने सिलसिले में शदीद एहतजाज भी किया। कमलनाथ कमेटी ने एहतजाज को देखते हुए अपने इजलास को मुलतवी कर दिया। मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए धरना दिया और इस मसले को वज़ीर आला से रुजू करने का ऐलान किया। वज़ीर एमकना इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि जारिया साल 2 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। खानगी होटल में मुख्तलिफ कंपनियों और बिल्डर्स के साथ मुनक्किदा वर्कशॉप के दौरान वज़ीर एमकना ने हाउसिंग वेबसाइट का भी आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि GHMC में 1 लाख और तेलंगाना के 9 अजला में 1 लाख मकानात तामीर किए जाएंगे। 560 स्क्वायर फीट डबल बेडरूम के मकान देही इलाकों में 5,04,000 और शहरी इलाकों में 5,30,000। इसके अलावा बुनियादी सहूलतों के लिए मजीद 75,000 रुपये खर्च होंगे। GHMC में G+3, G+7 और G+14 मकानात तामीर किए जाएंगे। इसके लिए फी मकान 7 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से पुख्ता मकानात तामीर किए जाएंगे। तेलंगाना IT के वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि हुकूमत और अवाम के दरमियान कॉरपोरेटर्स पुल का काम करते हैं।
प्रगति रिसोर्ट में कॉरपोरेटर्स के तरबियती कैंप के आखिरी दिन आईटी के वजीर KTR ने कहा कि वरंगल कॉरपोरेशन को खुसूसी तौर पर 300 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं और दीगर कॉरपोरेशंस को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुत्तहदा अंदाज में काम करते हुए अवाम की खिदमत करने की ज़रूरत है। KTR ने कहा कि IT शोबे को तरक्की देने के लिए भी कई इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने तमाम कॉरपोरेटर से कहा कि वो हर मामले में मालूमात हासिल करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बम धमाकों में मुलव्विस पाए जाने वाले गैर मुस्लिम मुल्ज़िमीन के साथ बरती जा रही रियायत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जब से मरकज़ में BJP हुकूमत इख्तिदार पर आई है, मुल्क के कोने कोने में यही तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मालेगांव बम धमाकों के सिलसिले में NIA ने साल 2011 में 9 अदद मुस्लिम नौजवानों को क्लीन चिट दी थी। आज 2.5 साल बाद खुद NIA इल्ज़ामात से दस्तबरदारी के लिए दाखिल की गई मुस्लिम नौजवानों की दरख्वास्तों की मुखालिफत पर उतर आई है। इख्तिदार बदलते ही मुल्ज़िमीन और खातियों के बदल जाने का ये मुनफरिद वाक़या और इंसाफ रसां इदारों के लिए लम्हा फ़िक्र है। ये 2011 में NIA ने खुद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया और उसकी बिना पर उन 9 मुसलमान बच्चों को बेल हुई और साथ ही साथ ये कहा NIA ने कि इनका इन्वॉल्वमेंट इस बॉम्ब ब्लास्ट में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र ATS ये कह रहा था कि 9 मुस्लिम बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें 31 लोग मारे गए 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट में और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। अब अचानक 2 साल 2.5 साल के बाद NIA अपना पोजीशन बदलता है और ये कहता है कि नहीं, हम डिस्चार्ज पिटीशन को कोर्ट से कहता है कि अलाउ मत करिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक यूनिक बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है हिंदुस्तान की तारीख में। जब इसको तो मैं कहूँ सुनहरे अल्फाज में नाम लिखना चाहिए कि एक बॉम्ब ब्लास्ट में 9 मुसलमान भी है, 8 हिंदू भी है। ये दोनों मिलके किए क्या बॉम्ब ब्लास्ट? ये कौन सा प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन है? क्या मजाक किया जा रहा है उन लोगों से जो लोग मारे गए बॉम्ब ब्लास्ट में? उनकी लाशों पर मजाक कर रहे हैं लोग। सेक्शन 6 NIA का एक्ट ये कहता है कि शेड्यूल ऑफेंस जब हो जाता है तो NIA इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो ATS और CBI इसमें क्या कर रही है? और जब अगर फर्ज करिए कल कोर्ट डिसाइड करता है कि ट्रायल चलेगा, तो किस पे ट्रायल चलाएंगे? हिंदू पे चलाएंगे जो 8 पे या 9 मुसलमान पे चलाएंगे? वो विटनेस आएगा तो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। यानी फिर कौन किया बॉम्ब ब्लास्ट? जितने महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ये तमाम का यही है। और जब से BJP की गवर्नमेंट आई है, जहां कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट में नॉन मुस्लिम्स एक्यूज थे वहां पर उन लोगों को छूट दी जा रही है कानून की। मिसाल के तौर पर मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, NIA असीमानंद को बेल मिलती है, उसके खिलाफ अपील नहीं डालती। अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट हुआ, पूरा ट्रायल में जो विटनेस थे हॉस्टाइल हो जा रहे हैं। रोहिणी सैलियान ने कह दिया कि उसको दबाव डाला गया उस पर। 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट में जो विटनेस के स्टेटमेंट थे वो गायब हो गए। आपका पुणे में जर्मन बेकरी का ब्लास्ट, हिमायत बेग का, वो केस कोलैप्स हो गया। आखिर हो क्या रहा है ये? आखिर क्यों इस तरह की पॉलिसी को अपनाया जा रहा है कि जहां पर नॉन मुस्लिम एक्यूज होगा उनके खिलाफ केस ही नहीं चलेगा टेररिस्ट केस में? जस्टिस सर्व हो रहा है क्या? मैं इस बात का मुतालबा कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो जो NIA ने ये कहा 2011 में कि इन 8 मुसलमान बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको एक्सेप्ट करे और जो खाती हैं उनके खिलाफ केस चलाए। वरना ये 2 के ऊपर केस नहीं चल सकता। एक केस में 2 ग्रुप ऑफ एक्यूज कैसा रहेंगे? मजाक हो रहा है क्या ये?
یہ تو مس کیریج آف جسٹس ہے. یہ ان لوگوں سے مذاق ہے جو لوگ مارے گئے تھے 31 لوگ. تو یہ بہت غلط ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا ہے کہ مجلس کی لڑائی کسی مذہب یا فرقے کے خلاف نہیں ہے, بلکہ مجلس دلتوں اور پسماندہ طبقات کو ساتھ لے کر ان مٹھی بھر افراد کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے جو ملک کے تقریباً 90% عوام کو ان کے دستوری حقوق سے محروم کرتے ہوئے ان کے ساتھ ناانصافی برت رہے ہیں. تاڑبن میں جلسے یوم قائد ملت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج وقت کے فرعون و نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بیان کرنے کی طاقت مجلس کے سابقہ صدور و کارکنوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. صدر مجلس نے ملک کی موجودہ صورتحال اور بدامنی کے لیے کانگریس اور بی جے پی دونوں کو ذمہ دار قرار دیا. ہمارے ملک میں جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی, ان کو اقتدار ضرور ملا. 280 سے زائد اراکین لوک سبھا ہندوستان کی عوام نے ان کو دے کر کامیاب کیا. 31% انہوں نے ووٹ حاصل کیا, اور عوام جس نے ان کا ساتھ دیا تھا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مودی کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد جو عوام مسائل سے دو چار تھی اس مسائل کی طرف توجہ لی جائے گی, حکمرانی میں صاف و شفافیت یا اچھی حکمرانی دی جائے گی, عوامی مسئلوں پر کام ہوگا. مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ 2 سال کے قریب سے 22-23 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے. آج مودی سرکار جو وعدے کیے گئے تھے, جو عوام سے وعدے کیے گئے تھے, آج کسی ان وعدوں کو پورا کرنے کے موقف میں نہیں ہے. اقتدار ملا, ملتے ہی اقتدار ملتے کی بات چھیڑی گئی لو جہاد کی. جب لو جہاد ختم ہوا تو گھر واپسی کی بات شروع ہوئی. جب گھر واپسی ختم ہوا تو اس کے بعد گوشت کی سیاست شروع ہوئی کہ مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور اخلاق کو مار دیا گیا. اب ایک نئی سیاست شروع کر رہے ہیں, حب الوطنی کی اور نعروں کی سیاست. ارے بی جے پی والوں, ہندوستان کی عوام نے تم کو لو جہاد کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہندوستان کی عوام نے تم کو گھر واپسی کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہندوستان کی عوام نے تم کو گوشت کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہندوستان کی عوام نے تم کو نعروں کی سیاست کرنے کے لیے ووٹ نہیں دیا, ہندوستان کی عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ تم غربت کا خاتمہ کرو گے, کیونکہ تم ہندوستان میں جا جا کر اعلان کر رہے تھے کہ اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے, غربت کا خاتمہ ہوگا. ہندوستان کے عوام نے تم کو ووٹ دیا کہ میرے جیب میں اور میرے گھر میں پیسہ آئے گا, کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ غریبوں کو 15 لاکھ ملیں گے. آج 15 لاکھ تو دور کی بات, 15 پیسے آنا نہیں آ سکتے. مگر یہ تمام وعدوں پر مودی سرکار ناکام ثابت ہوئی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ نعروں کی سیاست میں آج کل ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن مار دینا تلوار سے. کوئی بولتا زبان لا لو میں 1 کروڑ دیتا ہوں, کوئی بولتا 20,000 دیتا ہوں, کوئی بولتا ایسا کر دوں گا وہ کر دوں گا. میرے پاس بہت سے میڈیا کے لوگ آ کے بولے آپ تبصرہ کیوں نہیں کر رہے. میں بولا میرے بھائی بول دیا, کتنے مرتبہ بولوں گا میں. آپ تو جو سن لیے نا, اب ہم مجلس کی پالیسی یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ایک موقف کو اختیار کر لیتے تو ہم اس میں تبدیلی اختیار نہیں کرتے. یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا ضامن رہا کہ ایک پالیسی پر جب ہم قائم ہو جاتے, یہ ہماری پالیسی ہے, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. تو کسی نے پوچھا انہوں ایسا بول رہے, انہوں ایسا بول رہے, کوئی تلوار, کوئی گردن, کوئی یہ. میں بولا ایسا ہے, حیدرآباد میں ہمارے پاس بہت سے حکیم ہیں, بہت سے حکیم ہیں. تو حکیم کے پاس کوئی گیا, سنا میں, جا کے بولے حکیم صاحب سلام علیکم. حکیم صاحب بولے کیسا آنا ہوا میاں؟ بولے ذرا کمزوری چل رہی آج کل. تو حکیم صاحب بولے میاں کمزوری کئی کی ہے؟
सर में दर्द हो रहा, खाना नहीं खा सक रहे, क्या कमजोरी है? तो यूं यूं देखा उन्हें, समझो आप जरा। तो हकीम साहब बोले अच्छा वो कमजोरी है आपको, बैठो। हकीम साहब निकाल के खमीरा दिए, खा ले इसको, ताकत का है ये। तो ये तमाम मुखन्निसों को असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए तो इनको मर्द बन रहे कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर जगह हमारा नाम। अरे दूसरा फंक्शन है, उस नाम नहीं, आपका नाम लेंगे। लो भाई, आप हिंदुस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहां पर 150 से जायद 200 से जायद जबानें बोली जाती। हर 100 किलोमीटर पर 80 किलोमीटर पर अलग तहजीब और तमद्दुन है। याद रखो, इस मुल्क की ताकत इसकी तमाम डाइवर्सिटी है। इस मुल्क की ताकत इसके डाइवर्सिटी है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं हिंदुस्तान की तरह जो मेरा वतन अजीज है। और कोई हमको यहां पर इस मुल्क से मोहब्बत करना हमको मत सिखाइए, आप मत सिखाइए हमको मुल्क से मोहब्बत करना। हम इस मुल्क में 1000 साल से रह रहे हैं। इस मुल्क को हमने आजाद किया अंग्रेजों से। जिहाद का फतवा उलमाए किराम ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने काला पानी की सजा को कबूल किया, मौत को गले लगाया, मगर अंग्रेजों के सामने भीख नहीं मांगी कि मुझे माफ कर दो। खत लिख कर नहीं दिया अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आप जिसको बड़ा बहादुर बोलते, उन्हें 5-5 खत लिख के दिया अंग्रेज सरकार से कि मेरे को माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, मैं आपका गुलाम रहूंगा। हमने कहा कि नहीं, जब हमने फतवा दिया मुल्क को आजाद कराने का तो मौत को गले लगाएंगे। ये जेलों में जो उनको डाला गया तो उन्होंने जेलों से आवाज लगाकर कहा, सुन लो बरतानिया की गोरी चमड़ी वाली सरकार, तुम्हारी जेल की दीवारें हमारी आवाज हक को दबा नहीं सकेगी। इसी तरह हमने इस मुल्क को आजाद किया। आज यूं आके हमको बोल रहे, ऐसा बोले तो तुम हिंदुस्तान के चाहने वाले, नहीं तो तुम पाकिस्तान चले जाना। क्यों? तुम्हारे बाप का मुल्क है, पाकिस्तान को जाना कहते। अरे जब नहीं गए अब जाएंगे। हम मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने जिन्ना साहब से कहा कि नहीं जाएंगे पाकिस्तान को। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हिंदुस्तान के ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये किले गोलकुंडा, ये 4 मीनार, ये तमाम हमारी बुजुर्गों की निशानियां। हम हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। हम उस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे जहां पर हमने सजदे किए। हम उस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे जहां पर ख्वाजा अजमेरी आए थे। आज आप हमसे बोल रहे, मत बोलो हमसे। ये मुल्क तुम्हारा नहीं है, ये मुल्क मेरा नहीं है, ये मुल्क ना हिंदुओं का है, ये मुल्क ना मुसलमानों का है, ये मुल्क ना सिखों का है, ये मुल्क ना ईसाइयों का है, ये मुल्क हिंदुस्तानियों का, ये मुल्क हिंदुस्तानियों का है। इस मुल्क में कभी ये मुल्क हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, नाम बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क सेकुलरिज्म के उसूलों पर कायम हुआ था और ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला सेकुलरिज्म के उसूल पर कायम रहेगा। यकीनन यहां पर कमजोरियां हैं, नाइंसाफियां हैं, मगर हमारी लड़ाई मुल्क के खिलाफ नहीं है, ना कभी थी, ना इंशाअल्लाह रहेगी। हमारी लड़ाई उन 10% लोगों के खिलाफ है जो 90% हिंदुस्तान की आवाम को महरूम रख रहे हैं, जो 10% लोग इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठते हैं और 90% आवाम को गुर्बत और मुफलिसी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिए। आज जेलों में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, इस पर कोई बात नहीं करता। आलेर का एनकाउंटर होकर 1 साल हो गया, इंक्वायरी क्या हुई नहीं मालूम होता। मक्का मस्जिद की फायरिंग की रिपोर्ट हुकूमत के पास है, पेश नहीं की जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इन हालात में हमको अपनी जमात को मजबूत करना है, अपनी जमात को और मजबूत करना है। लोग बहुत से आएंगे, बहुत चले जाएंगे, उन्होंने ऐसा कर रहे कहते, उन्होंने ऐसा कर रहे। अरे याद रखो, मजलिस की ताकत की वजह से ये तमाम स्कीमों में इजाफा हो रहा है। मजलिस की बेबाक आवाज की वजह से तेलंगाना की असेंबली में हुकूमत को मजबूर किया जाता। आइए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए, अपनी जमात को मजबूत करिए। और मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि दलितों को हमको साथ लेना है। आज दलितों को साथ लेकर हमको आगे बढ़ना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आज अम्बेडकर को साथ लेकर, अम्बेडकर की सोच हमारे सामने है। हमारे दलित भाइयों को भी हमको साथ लेकर, कमजोर तबकात को साथ लेकर आगे बढ़ना है। और यही हमारा सियासी सफर होगा। इसमें आप तमाम लोगों की दुआएं शामिल थी और शामिल रहनी चाहिए। यही चंद बातें मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम जूनियर कॉलेजेस और इंटरमीडिएट कोर्सेज चलाने वाले कंपोजिट डिग्री कॉलेजेस को हिदायत दी है कि वह गरमाई तातीलात के दौरान अपने कॉलेजेस को बंद रखें। कॉलेजेस 1 जून को दोबारा खुलेंगे। इससे पहले अगर कोई कॉलेज चला गया तो कॉलेज के इंतजामिया और प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी BIE के प्रेस नोट में बताया गया कि गरमाई तातीलात के दौरान किसी भी कॉलेज को क्लासेस मुनक्किद करने की इजाज़त नहीं रहेगी। ACB के डायरेक्टर AK खान ने बताया कि अक़लियती अक़ामती इदारों में 1 हफ्ते के अंदर दाखिलों का अमल शुरू हो जाएगा। हज हाउस के अहाते में तलबा को फराहम किए जाने वाले यूनिफॉर्म और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से मुताल्लिक़ नुमाइश का AK खान ने जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए AK खान ने बताया कि जून के महीने से 5वीं ता 7वीं जमातों के लिए रास दाखिले दिए जाएंगे। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद की वेबसाइट पर तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल से 71 अक़ामती तालीमी इदारे काम करेंगे और इन इदारों के अमले के तक़र्रुर के लिए TSPSC 1 हफ्ते के अंदर एलामिया जारी करेगा। इन इदारों में मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी। जानिब से जो 120 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं, उसमें से 71 स्कूल्स इस साल यानी कि 2016-17 एकेडमिक ईयर में शुरू होने वाले हैं। इनके लिए टीचर्स अपॉइंट करने का काम और बिल्डिंग सिलेक्शन, जाहिर है कि परमानेंट बिल्डिंग्स बनाने में कुछ टाइम लगता है, इसलिए जो किराए पे जो बिल्डिंग्स लेके स्कूल शुरू करना है उसका काम और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन का काम, ये 3 की कार्रवाई भी शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि स्कूल जब ओपन होना है यानी कि जून के मिडिल में, उससे पहले ये तीनों काम मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए जाएंगे। और उसी के सिलसिले में जो बच्चों के लिए जो क्लासरूम में जो मटेरियल देना है, हॉस्टल्स में बहुत सारे प्रोविज़न्स देना है इनके लिए और बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है। ये सब के लिए कौन से अच्छे से अच्छे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हैं, ये देखने के लिए आज एग्जीबिशन रखा गया है इधर। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर M नरसिम्हलू ने सवाल किया है कि KCR की काबीना में खवातीन और दलितों को क्यों नुमाइंदगी नहीं दी जाती। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हलू ने रियासत के तेलुगु देशम कारकुनों पर जोर दिया कि KCR हुकूमत के खिलाफ अम्बेडकर के मुजस्समों के रूबरू धरने दिए जाएं। तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि माला मादिगा और खवातीन को काबीना में नुमाइंदगी न मिलना बात से अफसोस है। रुकन असेंबली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को शास्त्रीपुरम और सुलेमान नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए ज़ेर तामीर कामों का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सुलेमान नगर और शास्त्रीपुरम में पानी की टांकी के काम के सिलसिले में ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। उन्होंने बताया कि बाज़ इलाकों में नाक़िस कामों की वजह से ड्रेनेज का पानी उबल रहा है, जिससे ताफुन भी फैल रहा है और आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए
زیر تعمیر کاموں کے موقف پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ رکن اسمبلی چار مینار نے کہا کہ جلد ہی تمام زیر التواء کاموں کی تکمیل کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹر مصباح الدین اور نمائندہ کارپوریٹر نواز بھی موجود تھے۔ رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج کا یہ دورہ کیا گیا، جس میں نمائندہ کارپوریٹر نواز صاحب بھی شریک تھے اور کارپوریٹر یہاں کے شاستری پورم کے مصباح صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پروجیکٹ کے پورے انجینئرز ہیں۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کاموں کی جلد سے جلد تکمیل ہو۔ یہاں پر پروجیکٹ کے ادھورے کام ہوئے ہیں، وہ ایم پہاڑی کے پاس 9 نمبر پہ سٹفین کے پاس، وہاں پر پورا پانی بہ رہا، بدبو آ رہی ہے پانی میں، اس کو پہلے سدھارنا چاہیے تاکہ لوگوں کو صاف پانی ملے، بیماریوں سے لوگ محفوظ رہ سکے۔ یہ کاموں کی تکمیل کے لیے ہم انشاءاللہ ان قریب ایم ڈی صاحب کے ساتھ میٹنگ رکھیں گے۔ شکریہ۔ مہاراشٹر کے شولاپور سے مجلسی ذمہ داروں کے وفد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور اپنے مقامی مسائل اور سیاسی حالات سے واقف کروایا۔ وفد نے بیرسٹر اویسی کو جلسے میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ صدر مجلس نے شولاپور کے مجلسی ذمہ داروں سے کہا کہ وہ مہاراشٹر میں پانی کی قلت اور سخت حالات کے پیش نظر بلا لحاظ مذہب و ملت عوامی خدمات کے لیے متحرک ہو جائیں۔ مجلسی مبصر برائے شولاپور خواجہ بلال بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سدی پیٹ بلدیہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے عبد المعز نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی۔ مقامی مجلسی ذمہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی نے مجلسی کونسلر اور مجلسی ذمہ داروں کو مبارکباد دی اور عوام کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جانے کی ہدایت دی۔ لڑکیوں اور خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کی قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی کوششوں کے تحت سالم چوک بھوانی نگر میں واقع اویسی ہیلتھ سینٹر میں اویسی لائیولی ہوڈ اسکول کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس اسکول میں روزگار سے مربوط مہندی ڈیزائننگ، کمپیوٹرز، کارچوب، اسپوکن انگلش کے علاوہ دیگر روزگار سے مربوط کورسز کی مفت تربیت دی جائے گی۔ چہارشنبے کو افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معتمد عمومی مجلس سید احمد پاشا قادری نے بتایا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی تعلیمی میدان کے علاوہ لڑکیوں اور خواتین کو روزگار سے مربوط شعبوں میں بھی آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مجلس کے رکن اسمبلی نے لڑکیوں اور خواتین سے ان کورسز سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اویسی اسکول آف ایکسلنس کی ایم ڈی عائشہ روبینہ نے بتایا کہ اب تک 500 رجسٹریشن ان کورسز کے لیے ہو چکے ہیں، 1000 رجسٹریشن کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 45 دن تک یہ کورس جاری رہے گا۔ اس موقع پر مجلس کے رکن کونسل الطاف حیدر رضوی اور چندران گٹے کے مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ رکن راجیہ سبھا وی ہنمت راؤ نے کہا کہ عدالتوں کی سرزنش کے بغیر مرکزی حکومتیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کالا دھن بعد میں لائے، پہلے کارپوریٹ شعبے کی جانب سے غریب عوام کے ساتھ جو ناانصافی کی جا رہی ہے اس پر قابو پائے۔ ویچار نے بتایا کہ انہوں نے حیدرآباد کے عثمان ساگر اور حمایت ساگر کو مشن کاکتیہ کے تحت فوراً کارگر بنانے کے لیے وزیر آبپاشی ہریش راؤ کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ ایسٹ زون پولیس کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس کے کیمپ نمبر 4 اور 5 کے علاقوں میں ڈی سی پی روندر کی قیادت میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ اس موقع پر پولیس نے 4 مشتبہ افراد کو تحویل میں لیتے ہوئے 2 آٹو رکشا اور 42 موٹر سائیکلیں جن کے ضروری دستاویزات نہیں تھے ضبط کر لیا۔ ڈی سی پی روندر نے بتایا کہ پولیس غیر قانونی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے تلاشی مہم کو جاری رکھے گی۔ چہارشنبہ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک اور گرم دن رہا ہے۔ ویسے تلنگانہ میں لو لگنے سے اب تک 150 افراد کی موت ہوئی ہے۔ خانگی اور سرکاری دواخانوں میں لو لگنے سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رامانگنڈو میں 44 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ نظام آباد، کرنول، اننت پور، رنی چنتلا میں 43، حیدرآباد میں 42، نندی گاما، تروپتی میں 41،
तोनी नेल्लूर में 40, विशाखापट्टनम गन्नावरम में 39, काकीनाडा में 38 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी की वजह से दोपहर में सड़कों पर ट्रैफिक भी कम देखी जा रही है। कुलसुमपुरा कमेले के करीब आतिशदगी के वाक़े में कई झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हो गईं। तफसीलात के मुताबिक कचरे के अंबार में लगी आग ने अखबी हिस्से में मौजूद झोपड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। बताया गया कि 20,000 झोपड़ियां जलकर खाकस्तर हुई हैं। इस वाक़े के वक्त झोपड़ियों में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झोपड़ियों में मौजूद सामान आग की नजर हो गया। इस मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। झोपड़ियों के मकीनों को अपने सामान को बचाने की फिक्र में पाया गया। मुकामी मकीनों ने कहा कि उनका अहम सामान और नकद रकम भी आग की नजर हो गई। गर्मी की वजह से आग ने जल्द ही कई झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया था। फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुतासरीन ने नुकसानात की पाबचाई का मुतालबा किया है। शहर के शांतिनगर में वाक़े मस्जिद आलमगीर के कब्रस्तान में हाई टेंशन तारों में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। तफसीलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के साथ ही चिंगारियां कब्रस्तान में मौजूद सूखी लकड़ियों पर गिरी, जिसकी वजह से आग ने आसपास के इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। आग के शोले काफ़ी बुलंदी तक दिखाई दिए, जिसकी वजह से बाज़ बरक़ी तार भी जल गए। मुकामी अवाम ने पहले आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया, बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुँचकर आग पर काबू पाया। मुताल्लिक़ा पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुँचकर तफसीलात हासिल कर चुकी है। महकमे बरक़ी के ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। उधर जेडी मेटला में बस डिपो के सामने यूरेका कंपनी के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया है। चारशंबे की सुबह बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे। इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। अंदाजे के मुताबिक 40 से 50 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा की तरक्की और ज़ायरीन की सहूलत के लिए हुकूमत की जानिब से हर तरह के ताउन की फराहमी। वज़ीर आला KCR का जायजा इजलास। अक़लियती अक़ामती इदारों में दाखिलों के लिए एक हफ्ते के अंदर एलामिये की इजराई। 5वीं ta 7वीं जमात में रास दाखिले। धमाकों में मुलविस गैर मुस्लिम मुल्जिमीन के साथ मरकज की रियायत अफसोसनाक। NIA के बदलते मौक़िफ़ पर बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। मजलिस की लड़ाई उन लोगों के साथ है जो 90% हिंदुस्तानियों को उनके दस्तूरी हक से महरूम करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से यौम क़ायद मिल्लत से सदर मजलिस का खिताब। और तेलंगाना में गर्मी का कहर जारी। हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 से मुतजाविज। शहर में 3 मुख्तलिफ मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।